जय हिंद दोस्तों। ये पोस्टमार्टम सीरीज आ चुकी है जो कि है मॉडर्न हिस्ट्री पर और स्टार्ट होती है हमारी 1857 से। तो फ्रेंड्स बहुत ही कम समय में ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं वर्ष। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले जान लेते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये फ्रेंड्स हुई थी हमारी 1885 ईस्वी में। और इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि स्थापना की किसने थी। तो फ्रेंड्स इसमें स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने, और दूसरे जो इसके साथ में थे वो थे हमारे इंडियन, और उनका नाम था W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है, बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। तो ये स्टार्ट हुआ था 1905 ईस्वी में। अगर जानना चाहते हैं इसके पीछे का फैक्ट, तो इसके पीछे का फैक्ट ये है कि इसे स्टार्ट किया गया था जब बंगाल का विभाजन की बात की गई थी, तब लोगों ने इसके विरोध में आकर के बंग भंग आंदोलन को स्टार्ट किया था। उसके बाद में आते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना पर। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ये हुई है 1906 में, जब बंगाल का विभाजन हो गया है उसके बाद में। और इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी ढाका में, जो उस समय तक भारत का हिस्सा था लेकिन अभी वो बांग्लादेश का हिस्सा है। अब बात करते हैं कांग्रेस की बंटवारा की। तो ये रहा कांग्रेस का बंटवारा आपका 1907। और 1907 में अगर आप पूछते हैं कि कांग्रेस में बंटवारा हुआ था तो किस किस का हुआ था, तो गरम दल और नरम दल ये दोनों लोग 1907 में आपस में अलग हो गए थे। उसके बाद में स्टार्ट होता है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन की बात की जाए तो ये 1916 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। और इसे अगर बात करें कि किसने स्टार्ट किया था, तो इसमें दो लोगों के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं। तो फ्रेंड्स अब दोनों लोगों के नाम मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में आते हैं लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916। लखनऊ पैक्ट की अगर विशेष बात पूछी जाए तो दो इसमें महत्वपूर्ण कारण थे लखनऊ पैक्ट के। तो लखनऊ पैक्ट के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि लखनऊ पैक्ट जब हुआ था तो उस समय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसे बोलते हैं 1916 का लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ पैक्ट। तो उसमें कांग्रेस और अभी जो मैंने आपको पहले बताया है मुस्लिम की जो पार्टी बनी थी, अभी आप देख लीजिएगा, ये जो आपकी पार्टी है मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने आपस में बैठ करके बात की थी कि हिंदू मुस्लिम एकता से ही देश चल पाएगा। तो हिंदू मुस्लिम एकता हुई थी वहाँ पर। और दूसरा ये था जो 1907 में आपका अलग अलग हुए थे कांग्रेस के दोनों दल, वो आपस में मिल गए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मॉन्टेग्यू घोषणा। तो फ्रेंड्स इसे पूरा बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा भी कहीं कहीं पर लिखा पाएंगे। तो ये हुआ था आपका 20 अगस्त 1917। तो हो चुकी है हमारी मॉन्टेग्यू घोषणा। और उसके बाद में हम आ जाते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आया था हमारा 19 मार्च 1919 ईस्वी में। फ्रेंड्स इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन रिलेट होते हैं। तो सबसे पहले आप जान लेते हैं, रॉलेट एक्ट को कहा गया है बिना वकील बिना दलील का एक्ट, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को उठा करके वो अंदर डाल देते थे। उसके लिए ना ही कोई अपराध बताने की ज़रूरत थी कि क्या इसने अपराध किया है या क्या गलती की है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें पंजाब के डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को उठा करके अंदर डाल दिया गया था। और इसी के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस नेता हुआ करते थे, तो उसी के विरोध में ये आ गया आपका जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में रखी गई एक मीटिंग, और उस मीटिंग में चला दिया गोली। वो किसने चलाई थी? जनरल आर डायर ने। फ्रेंड्स उसमें एक ऑफिशियल तरीके से देखा जाए तो लगभग 379 लोगों की मौत और 1200 लोग घायल हुए थे। लेकिन फ्रेंड्स ऑफिशियल तो आप जानते ही हैं कितना होता है कितना नहीं। चलते हैं आगे। और उसके बाद में हमारा इसी के विरोध में, जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो उसी के विरोध में 1919 में स्टार्ट हुआ हमारा खिलाफत आंदोलन। हो गया है खिलाफत आंदोलन। चलते हैं आगे। और आगे पोस्टमार्टम किसका करना है? हंटर कमेटी का। तो ये हंटर कमेटी जो होती है ये अपनी ये गठित की जाती है और ये अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर देती है 1920 में। और इसका जो गठन होता है वो 1919 में हो जाता है। और इसका गठन सिर्फ इसीलिए किया गया था कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसमें जनरल आर डायर दोषी था या निर्दोष। तो ये जो हंटर कमेटी बैठती है ये पूरा का पूरा निर्दोष साबित कर देती है। यानी जो व्यक्ति 379 लोगों की जान लेकर के चला गया, 1200 लोगों को घायल कर गया,
वाह क्या बात है, यानी उसे निर्दोष साबित कर दिया। उसके बाद में होता है 1920 का कानपुर का नागपुर अधिवेशन, और उसी के साथ में स्टार्ट हो जाता है हमारा असहयोग आंदोलन, जो कि गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ये 1 अगस्त 2020 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया जाता है। और असहयोग आंदोलन चल ही रहा होता है तब तक कि उत्तर प्रदेश में ही अपना एक स्थान पड़ता है चौरी चौरा। चौरी चौरा कांड हो जाता है। चौरी चौरा कांड हो जाता है हमारा 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। इसमें और कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ सरफिरे उन लोगों के लिए जिन्हें नहीं, अंग्रेज़ों के लिए, और हमारे लोगों के लिए वीर। उन लोगों ने एक पुलिस चौकी को जला दिया जिसमें कई पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे, और उसी को लेकर के गांधी जी ने कहा बस भाई असहयोग बहुत हो गया, अब तो वापस लेना है, और असहयोग आंदोलन वापस हो गया। उसके बाद में स्टार्ट होता है स्वराज पार्टी की स्थापना, और स्वराज पार्टी की स्थापना जो होती है वो हमारी होती है 1 जनवरी 1923 ईस्वी में। उसके बाद में आते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसे फ्रेंड्स कहीं कहीं पर आप लोगों ने देखा होगा HRA भी बोला जाता है कि HRA का गठन कब हुआ था। तो HRA का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1924 ईस्वी में, और कहीं कहीं पर आप लोगों को सुनने को मिलता है H के साथ में S और जुड़ जाता है, यानी HSRA। ये फ्रेंड्स और कुछ खास नहीं है, बस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और यही पार्टी आगे चल के 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गई, और दोनों की ही स्थापना जो थी वो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने की थी। लेकिन 1928 वाले में अहम भूमिका भगत सिंह की थी, और 1924 वाले में इतनी अहम भूमिका उनकी नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन का पोस्टमार्टम साइमन कमीशन की नियुक्ति। फ्रेंड्स बात करते हैं साइमन कमीशन की। तो साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी वो हुई थी 1927 ईस्वी में। लेकिन हमारे यहाँ पे क्वेश्चन तो कभी कभी अलग से पूछ लिया जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। फ्रेंड्स साइमन कमीशन जो था वो भारत आया था 1928 ईस्वी में। अब फ्रेंड्स बात करते हैं साइमन कमीशन क्या था। छोड़ो, जाने दो साइमन कमीशन को, लेकिन इतना जरूर जान लो कि साइमन कमीशन का बहुत भरपूर विरोध हुआ था, क्योंकि उसमें जितने भी इस कमीशन में लोग थे वो सारे के सारे अंग्रेज थे, और आकर के जब वो मुंबई में उतरते हैं तो उनका भरपूर विरोध किया जाता है, और वहाँ से लेकर के जब वो कलकत्ता तक जाते हैं कोई ऐसी जगह नहीं होती है जहाँ पर साइमन कमीशन का विरोध ना हो। पूरे भारतवासियों ने पुरजोर विरोध किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, साइमन कमीशन का भारत में आगमन। चलो ठीक है, तो मैंने बता ही दिया आपको 3 फरवरी 1928। उसके बाद में आता है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट सौंपी गई थी 1928 ईस्वी में, जो कि आप जानते हैं नेहरू जी ने ही सौंपी थी। उसके बाद में आता है बारदौली सत्याग्रह। फ्रेंड्स ये जो बारदौली सत्याग्रह है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम ही सुना ही होगा। भाई इतना महापुरुष है, कौन ऐसा है जो नहीं जानता होगा, सभी जानते होंगे, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो बारदौली सत्याग्रह की बस खास यही बात है कि बारदौली सत्याग्रह में ही महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद में बारदौली सत्याग्रह 1928। अगला क्वेश्चन है आपका लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस जो था वो 8 अप्रैल 1929 को चलाया गया था, जिसमें भगत सिंह को भी दोषी करार दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन हो जाता है आपका 1929 ईस्वी में। उसके बाद में आता है स्वाधीनता दिवस की घोषणा, और स्वाधीनता दिवस की घोषणा कर दी जाती है 2 जनवरी 1930 ईस्वी को। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी पहली बार। तो पहली बार जो घोषणा की गई थी वो 2 जनवरी 1930 ईस्वी में की गई थी। अब बात करते हैं नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह भी लोग जानते ही होंगे, नमक सत्याग्रह के नाम से भी इसे जानते हैं, इसे डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। तो ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट की गई थी। कहाँ से? गांधी जी के साबरमती आश्रम से। और फिर ये आपके 5 अप्रैल 1930 को गंतव्य तक पहुंच करके इसे समाप्त कर दिया गया था। ये था किसके लिए? भाई नमक पे बहुत ज़्यादा कर लगा दिया गया था। जानते हैं आप, जो आज हम 5 रुपये का नमक लेके खाते हैं वो 25 रुपये का कर दिया गया था। बस यही तो बात थी, और नमक सत्याग्रह किया। और आज भी आपको बता दें कि एक ऐसी चीज़ नमक ही बची हुई है जिस पे कोई टैक्स नहीं लगता है। अगला देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके नाम से ही आप लोग परिचित हो जाइए। सबसे पहले सविनय यानी विनय पूर्वक, अवज्ञा यानी हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो ये स्टार्ट हुआ है हमारा 6 अप्रैल 1930 को, गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया ये अगला आंदोलन है जिसे हम बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब बात करते हैं प्रथम गोलमेज आंदोलन की। फ्रेंड्स यहाँ पे आंदोलन धोखे से लिख गया है, तो आप लोग यहाँ पे आंदोलन को हटा करके सम्मेलन कर लीजिएगा। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नवंबर 1930 ईस्वी।
इसकी खास बात आपको बता दें भाई, अगर पूछ लिया जाए गांधी जी कौन से सम्मेलन में शामिल नहीं हुए तो यही है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जिसमें गांधी जी शामिल नहीं हुए थे क्योंकि अभी इन्होंने चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसी में इन्हें उठा करके बंद कर दिया गया था जेल में। तो ये जब जेल में रहेगा कोई तो गोलमेज सम्मेलन में कैसे जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स बात यही हुई कि जब 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ तो सम्मेलन तो बहुत अच्छी तरीके से हो गया, लेकिन कोई निष्कर्ष निकला ही नहीं। तो उस समय पर गांधी जी से इरविन ने किया समझौता, जो कि 8 मार्च 1931 में था, और इन्हें मना करके ले गए गोलमेज सम्मेलन में। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हो गया? 7 सितंबर 1931 ईस्वी में। अब हुए कितने? 3। तीसरा कब हो जाएगा भाई? एक 30 में हुआ, दूसरा 31 में हो गया, तो तीसरा 32 में हो जाएगा। हो गए तीनों। उसके बाद में बात करते हैं कम्युनल अवार्ड की। कम्युनल अवार्ड क्या होता है? सांप्रदायिक पंचाट जिसे बोलते हैं, यानी किसी एक जाति विशेष को एक बहुत ही ज़्यादा सुख सुविधाएं प्रदान कर दी जाएं, या फिर किसी एक ऐसी चीज़ उसे दे दी जाए जैसे जो कि अवार्ड की तरह हो। तो यही जो कम्युनल अवार्ड है ये दलितों को दिया गया था, और ये जो हुआ था 1932 ईस्वी में, यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। उसके बाद में आ जाते हैं और बात करते हैं पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट में क्या है? पूना में इसी सांप्रदायिक जो ये पंचायत दिया गया था, इसी को लेकर के मीटिंग बैठाई गई थी, जिसमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, गांधी जी और तीसरे महापुरुष जिन्हें आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसे कि संविधान का ज्ञाता भी लोग बताते हैं, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के मध्य में ये हुआ था। चलो आ गया फ्रेंड्स तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इसे भी देख लो, 17 नवंबर 1932। अब उसके बाद में आता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस का गठन तो हम 1885 में पहले ही करवा चुके हैं। तो कांग्रेस सोशलिस्ट का कब हो जाएगा? 1934 ईस्वी में। अब बात करते हैं आगे फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। चलो भाई, फॉरवर्ड ब्लॉक का भी गठन करवा देते हैं। 1 मई 1939 में हो गया। अब उसके बाद में बना देते हैं मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस मनाया गया था जैसे कि अंग्रेजों को बताना था कि अब हम तुमसे मुक्त हो चुके हैं, अब तुम टेंशन फ्री होकर के अपने घर जा सकते हो। तो यही हुआ था। और उसके बाद में बात करते हैं पाकिस्तान की मांग, सबसे बड़ी घटना 24 मार्च 1940 ईस्वी। वाकई में इसे काला दिन तो मनाना ही चाहिए। आगे चलते हैं, अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं। ये अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 ईस्वी में। अगस्त प्रस्ताव का अगर आप देखा जाए तो सीधा यही मतलब था, अंग्रेजों को पता चल गया था कि अब बेटा दाल तो गलनी है नहीं। तो उन्होंने क्या किया? ऐसा है, हम अगस्त प्रस्ताव आपको भेज रहे हैं। इसका नाम अगस्त प्रस्ताव नहीं था, लेकिन ये अगस्त में ही आया था, इसी वजह से इसका नाम अगस्त प्रस्ताव पड़ गया। उन्होंने क्या किया? भाई लॉलीपॉप ले लो, लेकिन हमें राज करने दो। लेकिन इंडियंस भैया इतने कहाँ हैं जो लॉलीपॉप लेकर के मान जाएं। उन्होंने कहा ना बेटा, अब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और जब नहीं माने तो भाई फिर से क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव रखा गया, जो कि 1942 में आया। भाई कहानी वहाँ भी नहीं बनी। फिर क्या किया? हमारे इंडियंस ने शुरू कर दिया भारत छोड़ो आंदोलन। चाहे तो इसे प्रस्ताव कहें, चाहे तो आंदोलन कहें, या तो सीधे कहो, आमने सामने की भिड़ गई 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। और इसी बात को समझाने के लिए बिठाया गया शिमला सम्मेलन। और शिमला में यह सम्मेलन क्यों बिठाया गया भाई? क्योंकि बात ये थी, अंग्रेजों ने अपनी ठंडों में राजधानी शिमला शिफ्ट कर देते थे, सॉरी गर्मियों में शिफ्ट करते थे। तो अभी तक तो ठंडी तो आई नहीं थी अगस्त में, तो वहीं पर राजधानी थी, वहीं पर बिठाया गया शिमला सम्मेलन। लेकिन बात तो बनी नहीं 25 जून 1945 को। अब आती है मेन बात। इंडियंस ने कहा बहुत हो गया भाई, बिल्ली बंदर का बांट, अब तो करना नहीं है कुछ, बस स्टार्ट कर दिया नौसेना का विद्रोह। जब हुआ है नौसेना का विद्रोह 1946 में, उधर पता चलता है कि प्रधानमंत्री एटली जो थे, क्लीमेंट एटली, भाई इनकी तो खिसक गई। और उधर से अपने महापुरुष लेकर के आ गए आज़ाद हिंद फौज, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोनों तरफ से जब फंस गए तो प्रधानमंत्री एटली ने कर दी घोषणा 15 मार्च 1946 ईस्वी को, और कैबिनेट मिशन का हो गया आगमन। यानी अब आपका जो भारत है वो हम आज़ाद कर रहे हैं, और डेट वगैरह दे दी कि हम इतनी डेट को आपका आज़ाद कर देंगे। और उसी डेट को हम लोगों ने
16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में बना लिया। अब जब ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हो ही गया है तो फिर अब बात रहती है सरकार की। भाई देश को चलाने का भी तो अंग्रेज चला रहे थे, अब चलाना है हमें खुद, तो अंतरिम सरकार की स्थापना भी तो होनी चाहिए। तो अंतरिम जो सरकार थी उसकी स्थापना हो गई 2 सितंबर 1946 ईस्वी में। और उसके बाद में आते हैं हमारे लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्हें बोलते हैं भारत का अंतिम वायसराय। चाहे तो स्वतंत्र भारत का बोल लीजिए और चाहे परतंत्र भारत का अंतिम बोल लीजिए, क्योंकि भाई परतंत्र भारत के तो स्वतंत्र भारत के तो ये पहले हुए, क्योंकि एक ही हुआ ही है, और उसके बाद में तो अपने चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य आ गए। तो माउंटबेटन योजना आपकी आ जाती है जून 1947 में, और उसके बाद में आ जाता है स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947। हो गए ना आज़ाद हम। चलो ठीक है, अब इसके साथ में कुछ और क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भाई अभी मैंने बताया कि चाहे तो स्वतंत्र भारत का पहला बोल लो, चाहे परतंत्र भारत का अंतिम बोल लो, दोनों गवर्नर जनरल या तो फिर वायसराय कुछ भी कह सकते हैं। तो कौन हो गया? लॉर्ड माउंटबेटन। फ्रेंड्स अब ये तो समझ में आ गया होगा। चलो आगे देख लेते हैं, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भाई प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था, ये तो आप लोगों को याद ही होगा। उसके बाद में चलते हैं प्रथम महिला राजदूत। भाई भारत की जो प्रथम महिला राजदूत थी वो बनी थी विजयलक्ष्मी पंडित। अब बात करते हैं भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घुमा देता है पूरा, तो याद रखना। पर जो प्रथम परमाणु रिएक्टर था उसका नाम था अप्सरा। अब बात करते हैं भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो भारत की पहली महिला जो पायलट थी वो थी हमारी प्रेमा माथुर जी। याद रखिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, कम से कम कुछ नहीं तो यार 1000 तो पहुंचवा ही दो। चलो आगे देखते हैं। भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट ये थी आपकी हरिता कौर देओल। फ्रेंड्स यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत बड़ा हो जाता है, आप ध्यान रखिएगा कि भारत की प्रथम महिला पायलट जो थी वो थी प्रेमा माथुर, लेकिन फ्रेंड्स वो वायुसेना में नहीं थी, और वायुसेना में जो थी उनका नाम था हरिता कौर देओल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का प्रथम अधिकारी जिसे परमवीर चक्र प्राप्त किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निर्मलजीत सेंखो, जो कि भारतीय वायुसेना के प्रथम अधिकारी थे जिन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम जो साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे हमारे सोमनाथ चटर्जी जी। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन बने? तो हमारे भारत के पहले चुनाव आयुक्त बनते हैं सुकुमार सेन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन बने थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और बात करते हैं भारत के पहले रक्षा मंत्री की, तो भारत के पहले रक्षा मंत्री हैं सरदार बलदेव सिंह जी। भारत के पहले वित्त मंत्री हैं RK खम्मुखम चेट्टी जी। और उसके बाद में आते हैं भारत कि ये पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। फ्रेंड्स इनका नाम बहुत ही अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने कई बार कांग्रेस के आंदोलनों की अध्यक्षता भी की है। तो इसी के साथ में ख़त्म होती है आपकी पोस्टमार्टम सीरीज, और आती रहेगी आगे भी, तो फ्रेंड्स देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।